थ्योरम, उसके लिए यही सारी चीजें प्रीरिक्विजिट है। तो हेडिंग डालना बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। यही है ना नाम चैप्टर का, बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सपेंशन, क्या है, थ्योरम है। ओके, तो अगर आपको याद होगा क्लास 9th में हम पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ते थे, याद है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे किसी को मोनोमियल बोलते थे, किसी को बायनोमियल, किसी को ट्राइनोमियल। वो बताता है कि कितने टर्म्स है। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होते थे तो मोनोमियल, दो होते हैं तो बायनोमियल, तीन होते हैं तो ट्राइनोमियल, ठीक है। तो असल में बायनोमियल नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें दो टर्म होंगे, और ये दो टर्म क्या होंगे, ए और बी। मान लो कोई भी दो टर्म है ए और बी, और इस पूरे की पावर में है एन, तो इस पूरे का एक्सपांशन कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है बायनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। ये इसी पे बेस्ड है। तो जब मैंने आपसे शुरुआत की तो मैंने क्या बोला, अगर मान लो a प्लस बी, अगर मान लो a प्लस बी की पावर 0 है, तो a प्लस बी की पावर 0 क्या होती है, इसकी वैल्यू 1। अब अगर मैं बोलता हूं a प्लस बी की पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं a प्लस बी की पावर 2 है, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा। समझ में आ रही है ये चीज? इसको मैं थोड़ा सा ना अरेंज करते हुए लिखते जाता हूँ। यहाँ पर इसको शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पर इसको शिफ्ट करता हूँ, और ध्यान से देखो, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं बोला, मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही a प्लस बी की पावर अगर 3 होगी, तो इसका एक्सपांशन होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है इसका एक्सपांशन, ठीक है। तो जब मैं एक्सपांशन लिख रहा हूं ना, तो मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं। वो ऑर्डर क्या है, पहले a की पावर 3, फिर a की पावर 2, फिर a की पावर 1, फिर b की a की पावर, a नहीं है मतलब a की पावर क्या है, 0। इस ऑर्डर में लिख रहा हूं। वैसे a स्क्वायर फिर a फिर a नहीं है, मतलब ये समझ में आई ये चीज। तो ये एक्सपांशन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी होल टू दी पावर 4 का एक्सपांशन क्या होगा, तो मुश्किल है आपके लिए बता पाना थोड़ा सा, है ना। पढ़ा है क्या ये चैप्टर पहले? नहीं पढ़ा तो बिल्कुल मुश्किल होगा। तो इसका एक्सपांशन होता है a की पावर 4, फिर अगली जो टर्म आएगी उसमें a क्यूब आएगा और b आएगा, फिर अगली जो टर्म आएगी उसमें आएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, फिर जो अगली टर्म आएगी उसमें आएगा a और b स्क्वायर, और जो अगली टर्म आएगी उसमें आएगा b की पावर, नहीं एक चीज मैंने गलत की, यहाँ पर b की पावर 3 आएगी, और जो अगली टर्म आएगी उसमें b की पावर क्या आएगी, 4। ये कैसे पता चला मुझे, मैंने देखा a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, b की पावर 0, b नहीं है मतलब b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। मतलब इसका जो एक्सपांशन होगा वो एक पैटर्न फॉलो करता है। वो पैटर्न क्या है, जो पहली टर्म है उसका साइन, उसका जो पावर है वो यहां से, मतलब जो हाईएस्ट पावर है n से, घटते हुए कहां तक जाएगा, 0 तक, और दूसरी टर्म का पावर 0 से बढ़ते हुए कहां तक जाएगा, n तक। समझ में? इसलिए मैंने देखा अगर a प्लस बी की पावर 4 है, तो पावर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर बाद में a वाली टर्म ही नहीं आएगी। वैसे ही b की पावर पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे करते हुए कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। क्या ये पैटर्न सबको क्लियर है? इससे मैंने और भी कुछ एनालिसिस देखा। वो एनालिसिस क्या है, वो एनालिसिस ये है कि n के ऊपर एक्सपांशन की टर्म्स डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट केस में n की वैल्यू क्या थी, 0, तो एक्सपांशन में एक टर्म आई 1। अगले केस में n की वैल्यू 1 थी, देखो n मतलब ये पावर क्या था, 1 था, तो एक्सपांशन में कितनी टर्म आई, 2। अगले केस में n की वैल्यू थी 2, तो एक्सपांशन में कितनी टर्म आई, 3। फिर 3 था तो एक्सपांशन में 4 टर्म्स, और 4 था तो एक्सपांशन में कितनी टर्म्स आएगी, 5 टर्म्स आएंगी। ये चीज क्लियर? तो हमने यहाँ पर 2-3 एनालिसिस कर दिया। पहला तो एक्सपांशन में कितनी टर्म्स आएगी, दूसरा ऑब्जर्वेशन की पहली टर्म का साइन जो है घटते जाएगा, दूसरी टर्म का साइन जो है बढ़ते जाएगा, और एक और ये कि यहाँ पर जो पावर है, हर एक टर्म की पावर, वो उसका जो सम होगा वो n के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 4 है, b की पावर नहीं है, b की पावर क्या है, 0 है,
तो 4 प्लस 0 क्या आएगा 4, 3 प्लस 1 दोनों का सम कितना आएगा 4, 2 प्लस 2 सम कितना आएगा 4, 1 प्लस 3 मतलब 4, 4 प्लस 0 मतलब 4, समझ में? वैसे यहां पर 3 आएगा सबका सम, समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिले। तो इस तरह से हम किसी का भी एक्सपांशन निकाल सकते, फिर वो चाहे a प्लस बी की पावर 100 ही क्यों ना हो। अगर a प्लस बी की पावर 100 है तो एक्सपांशन में कितने टर्म आएंगे, 101 टर्म्स आएंगे। फर्स्ट टर्म क्या होगी, a की पावर 100, सेकेंड टर्म में a की पावर 99, b की पावर 1, ऐसा होगा। समझ में आया ये चीज सबको? लेकिन एक चीज हम यहां पर मिस कर रहे हैं, और वो चीज क्या है, वो चीज है ये कोफिशिएंट्स। देख रहे हैं यहां पर कुछ नहीं मतलब कोफिशिएंट क्या है 1, यहां भी कुछ नहीं मतलब कोफिशिएंट क्या है 1। बाकी तो चीजें हमने निकाल ली बड़ी आसानी से, लेकिन कोफिशिएंट जो है वो हमको नहीं पता चला। तो कोफिशिएंट निकालने का भी एक तरीका होता है, एक ट्रायंगुलर मेथड होता है जिसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? पास्कल्स ट्रायंगल। क्या होता है पास्कल्स ट्रायंगल? देखना, पास्कल्स ट्रायंगल ऐसा बनता है, स्टार्ट होता है 1 से, फिर ये 1 1, फिर ये 1, फिर इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा 2, फिर ये क्या आ गया 1, फिर ये आएगा 1, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 3, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 3, फिर लास्ट में क्या आएगा 1, फिर अगला क्या आ जाएगा 1, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 4, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 6, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 4, इन दोनों का ये लास्ट में क्या आएगा 1। समझ में? तो ये देता है कोफिशिएंट। तो जब n की वैल्यू 0 थी तो कोफिशिएंट तो एक ही है 1, जब n की वैल्यू 1 थी तो कोफिशिएंट क्या होगा 1 1। देखो a और b दोनों का कोफिशिएंट 1 1। जब n की वैल्यू 2 थी तो कोफिशिएंट क्या आएगा 1 2 1। तो देखो यहां पर समझ में आ रहा है, n की वैल्यू जब 3 थी तो कोफिशिएंट क्या होगा 1 3 3 1। देखो 1 3 3 1, समझ में आया? और जब n की वैल्यू 4 होगी तो कोफिशिएंट क्या होंगे 1 4 6 4 1। तो यहां पर कोफिशिएंट्स क्या आएंगे 1, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, 4 6 4, और ये क्या आ जाएगा 1। क्या ये समझ में आया सभी को? अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप बताइए कि a प्लस बी की पावर 5 का एक्सपांशन क्या होगा, क्या होगा a प्लस बी की पावर 5 का एक्सपांशन? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिख दोगे a की पावर 5, फिर प्लस बनाओगे, थोड़ी सी जगह छोड़ोगे कोफिशिएंट के लिए, फिर क्या लिखोगे a की पावर 4b, फिर प्लस लिखोगे, फिर क्या लिखोगे a की पावर 3 b की पावर 2, फिर प्लस a की पावर 2 b की पावर 3, फिर उसके बाद प्लस a b की पावर 4, फिर प्लस b की पावर 5। ऐसे ही करोगे? समझ में आया यहां तक? अब लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कहां से स्टार्ट होंगे 1 से, नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या आएगा 5, नेक्स्ट क्या आएगा 10, नेक्स्ट क्या आएगा 10, नेक्स्ट आएगा 5, और लास्ट क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ कोफिशिएंट लिख दोगे 1, फिर ये क्या हो गया 5, फिर ये क्या हो जाएगा 10, फिर 5, फिर सॉरी 10 दो बार है ना, 10, फिर उसके बाद 5, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा 1। वो हो गया a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपांशन। क्या ये समझ में है? a प्लस बी की पावर 5 का एक्सपांशन, a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपांशन कर लोगे पक्का? चलो देख के बताओ a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपांशन क्या होगा। कोफिशिएंट के साथ एक साथ बोलो। सबसे फर्स्ट टर्म क्या आएगी a पावर 6 प्लस, प्लस अगली टर्म क्या आएगी 6 6, फिर आगे a की पावर 5 b, यही आएगी, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 15 15 a की पावर 4 b की पावर 2, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 20 20 आगे, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 15 a की पावर b की पावर, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 6 a b की पावर 5, और लास्ट टर्म क्या आएगी b की पावर 6। क्या ये समझ में आया सबको? ये इस तरह से हम किसी का भी एक्सपांशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी इस एक्सपांशन के तरीके में। वो प्रॉब्लम क्या है बताओ? हाँ, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे a प्लस बी की पावर 100 का एक्सपांशन निकालना है तो ट्रायंगल कितना बड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। समझ में आया? तो ये इश्यूज हैं सारे।
तान्या और रिया और विप्लव, आप लोगों को समझ में आया जो मैं बता रहा था? स्टार्टिंग से ज्वाइन थे सब? यस सर। ओके ठीक है, विप्लव और रिया तुम दोनों को समझ में आया? यस, चलो ठीक है, ओके। तो अब ये प्रॉब्लम जो थी उसका सॉल्यूशन पे हम आते हैं। तो उसका सॉल्यूशन निकलता है कॉम्बिनेशन से। परमिटेशन कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है ना, तो एक बार शॉर्ट में आप लोगों को ब्रीफ करता हूं कॉम्बिनेशंस कैसे निकाला जाता था, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, भूल गए होगे क्योंकि। तो एनसीआर का एक्सपांशन कैसे निकलता था बताओ? भूल गए, बहुत जल्दी भूल गए। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे निकलता था इसका एक्सपांशन। पढ़ा है ना सबने? हाँ। तो अगर मान लो हमको निकालना है 5C2 की वैल्यू, तो कैसे निकलेगा ये? अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। याद आया? फैक्टोरियल तो नहीं भूले हो ना? फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते थे? 5 को लिखते 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को वैसे ही लिख देता हूं क्योंकि वो नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से कट जाने वाला है, इसलिए नीचे वाला 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखा, ये 3 फैक्टोरियल जैसा था वैसे ही, ये दोनों कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो 5 2 जा क्या आ जाएगा? 10। तो 5C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। याद है? ऐसे कैलकुलेट करते थे। इसका एक शॉर्टकट भी मैंने बताया था, फिर से एक बार बताता हूं, याद रखना। अगर आपको निकालना है 5C2 तो शॉर्टकट ये था, पहले लिखो 5, फिर एक नंबर घटा के लिखो, तो 5 में से एक माइनस होगा तो क्या बचेगा? 4। बस, क्योंकि यहां 2 है इसलिए 2 डिजिट आएगा। अपॉन नीचे 2 है तो 2, और उसमें से एक और माइनस करो तो क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया? और सीधा इसको कैलकुलेट कर लो, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा आंसर? 10। आया यार ये चीज याद? ठीक है। अगर हमको निकालना है 10C3 तो शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर? ये चीज याद रखना पड़ेगा ये सब, नहीं तो फिर आगे बनेगा नहीं क्वेश्चन। फिर उसके बाद और भी कुछ चीजें मुझे याद दिलानी पड़ेगी। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी थी एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, ये प्रॉपर्टी भी यूज होती है। अब क्यों यूज होती है आपको बताता हूं। मान लो आपको निकालना है 10C7, 10C7, तो ये तरीके से जाओगे 10 9 8 7 ऐसा करते हुए बहुत सारे नंबर आएंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसमें लगा दो ये वाली प्रॉपर्टी, n की जगह पे 10, r की जगह पे 7, तो ये क्या, ये कितना हो जाएगा? NCN माइनस आर, मतलब 10C10 माइनस 7, तो वो कितना आ जाएगा? 10C3। और 10C3 डायरेक्टली ऐसे ही निकाल लेंगे जो भी आएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये तरीका यूज होता है। जैसे अगर आपको निकालना है 100C98, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 100C2। समझ में है कि नहीं? 100 माइनस 98। ठीक है, क्लियर? अब इसमें और कुछ स्पेशल केसेस थे, वो भी याद दिलाता हूं। मान लो NC0 है, तो NC0 की वैल्यू क्या होती है? NC0 की वैल्यू होती है 1। फिर वो चाहे 100C0 हो या 1C0 हो या 2C0 हो, जो भी हो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी ये थी कि NC1 अगर है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? n। ठीक है। अगर मान लो ये है 100C1 तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 100। अगर मान लो ये है 50C1 तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 50। क्या ये चीज भी, ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई सबको? ठीक है, ओके। ऑनलाइन में क्लियर? तान्या, विप्लव, रिया? यस सर। ओके। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। अब हम ये चीज अभी क्यों पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन? तो उसका कारण ये है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो कोफिशिएंट्स है बायनोमियल एक्सपांशन के, उनको कॉम्बिनेशन से निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर इन कोफिशिएंट्स की बात करूं तो ये किसके लिए कोफिशिएंट है? जब n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू 5 है कि 6 है? 6 के लिए है क्या? सॉरी, ये n की वैल्यू क्या है? 6 के केस में है कोफिशिएंट। समझ में है?
तो अगर आपको फर्स्ट कोफिशिएंट निकालना है ना तो वो निकलेगा 6c0 से। 6c0 की वैल्यू क्या होगी 1। सेकेंड कोफिशिएंट निकालना है ना तो 6c1 से मिलेगा। 6c1 nc1 क्या होता है n, तो 6c1 की वैल्यू क्या होगी 6। थर्ड कोफिशिएंट निकालना है तो 6c2 से निकलेगा। नेक्स्ट कोफिशिएंट निकालना है तो 6c3 से निकलेगा। समझ में आया? फिर उसके बाद अगला जो कोफिशिएंट है वो 6c4 से निकलेगा। और अभी मैंने बताया कि ये दोनों क्या होंगे आपस में सेम। क्यों सेम होगी? NCR NCn माइनस आर। याद आया ये चीज? तो इसलिए ये दोनों सेम होंगे। उसी तरीके से ये 6c5 जो है ये 6c1 के इक्वल होगा, उसकी वैल्यू भी 6 आएगी। वैसे ही 6c6 जो है वो भी क्या होगा सेम। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो कोफिशिएंट्स निकालने का हमको एक शॉर्टकट मिल गया। और वो शॉर्टकट क्या है? इस तरीके से निकाला जा सकता है, एनसीआर से निकाला जा सकता है, जहां एन क्या है उसका क्या होगा? पावर होगा। क्लियर ये चीज? तो ये ओवरऑल कंसेप्ट था बायनोमियल थ्योरम का, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब आते हैं बायनोमियल थ्योरम पे। तो ये उसका वो डिराइव कैसे हुआ, कैसे वो बना, वो बता रहा था मैं। अब लिखेंगे थ्योरम, तो लिखना बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम ये बोलता है अगर a प्लस बी होल रेस टू पावर n का अगर एक्सपांशन करोगे आप, a प्लस बी होल रेस टू पावर n का एक्सपांशन करोगे आप, तो सबसे पहली जो टर्म आएगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? nc0। फिर a की पावर, फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगा? n। क्या ये चीज क्लियर? ये क्यों हुआ? हाँ, सबको क्लियर ना? कोफिशिएंट कैसे निकला? फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसका कोफिशिएंट क्या होगा? nc1। और a की पावर एक कम हो जाएगी, पहले n थी तो अब a की पावर क्या हो जाएगी? n-1। और b की पावर आ जाएगी 1, मतलब कि सिंपली हम लिख सकते हैं b। ठीक है। अगला जो टर्म होगा थर्ड टर्म, उसमें बताओ वो टर्म क्या होगी? प्लस। करेक्ट, करेक्ट। इनटू नहीं, बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? कोफिशिएंट nc2, फर्स्ट टर्म n-2, सेकेंड टर्म की पावर 2। थर्ड टर्म क्या होगा इसी तरीके से? बोलो। a टू दी पावर n-3, b टू दी पावर 3, ऐसा ही होगा। ऐसा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें लास्ट टर्म क्या होगी? प्लस। लास्ट टर्म बोलो जल्दी। लास्ट टर्म क्या होगी? NCn। समझ में है क्या होगी लास्ट टर्म? NCn। ठीक है। a की पावर आएगी ही नहीं, क्योंकि a की पावर घटते हुए 0 हो जाएगी। और b की पावर क्या आएगी यहां पर? n। क्या ये समझ में आया? और लास्ट के पहले वाली टर्म भी बता दो एक मुझे, ताकि आपको क्लियर है कि नहीं पता चल जाएगा। लास्ट के पहले वाली टर्म NCn-1 a b की पावर n-1। क्या ये चीज समझ में आई? लास्ट के एक पहले वाली टर्म में b a की पावर 1 होगी और b की पावर क्या होगी? n-1, क्योंकि दोनों की पावर का जो सम है वो n के बराबर आना चाहिए ना, ये भी रूल है ना। क्लियर सबको ये चीज? तो ये जो आपको दिख रहा है यही बायनोमियल एक्सपांशन है या बायनोमियल थ्योरम है। ठीक है। अब देखो इसको ना इतना बड़ा लिखने में भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके जनरलाइज करके लिखेंगे। तो जनरलाइज करके जब हम लिखेंगे तो a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, यहां पर जो चीजें चेंज हो रही हैं वो दरअसल क्या है? वो ये है, देखो ये 0, फिर ये क्या रहा है 1, फिर ये क्या रहा है 2, फिर ये क्या रहा है 3, इस तरह से वो n-1 बना और आखिरी में जाके वो क्या हो गया? n। ये चेंज हो रहा है ना? ऊपर वाला n तो फिक्स है, नीचे वाली चीज 0 से लेके कहां तक जा रही है? n तक जा रही है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा ना लिख के सबमिशन बना देंगे और लिखेंगे r इज इक्वल टू 0 टू n। मतलब r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही है? n तक जा रही है, इसको हम r मान लेंगे। क्लियर ये चीज? और ऊपर वाला n तो फिक्स है, तो ऊपर में क्या क्या n c और इसको क्या लिख देंगे? r। क्या ये चीज समझ में आई सबको? r इज इक्वल टू 0 लिखो तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट,
r इज इक्वल टू 1 लिखो तो ये वाला टर्म, r इज इक्वल टू 2 लिखो तो ये वाला, इस तरह से आते गया। ये समेशन का मतलब वही होता है ना, उसको सम में लिख देंगे। तो ये हमने कोफिशिएंट को लिख दिया जनरलाइज करके। अब फर्स्ट टर्म का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या आएगा? तो जब फर्स्ट टर्म मतलब a, तो ऊपर में a की पावर क्या था n, अगले में क्या था n-1, अगले में क्या था n-2। तो आप इस पे फोकस करो, ये क्या रहा है -1, यहाँ पर क्या रहा है -2, यहाँ पर क्या रहा है -3, इस तरह से। तो भाई ये जो r है वही a की पावर में n से माइनस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ n, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होगा। तो अगर यहाँ r है तो a की पावर क्या होगा n-r। समझ में आया? तो जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर क्या होगा a की पावर n-r। क्लियर ये चीज भी? अब उसके बाद क्या बच गया इस पूरे एक्सपेंशन में? b बच गया। तो b की पावर यहां पर क्या है? b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2। अब इसको भी देखो, ये 2 आ गया, फिर b की पावर क्या आ गया 3 आ गया। तो b की पावर वही है जो यहां पर है और जो यहां पर नंबर है। तो b की पावर क्या होगा r। तो इनटू b टू दी पावर क्या हो गया r। तो ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है बायनोमियल एक्सपांशन का। क्लियर ये चीज सबको? हाँ, मतलब दरअसल क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर पावर n है ना, यहाँ a की पावर n-1, b की पावर n, पावर जब जुड़ेगा तो n के बराबर होगा हर टर्म में। जैसे n-1 और 1 जुड़ के क्या होगा 1 होगा ना, n-2 + 2 क्या होगा n होगा ना। तो हर टर्म में जो पावर है उनका सम n के बराबर होगा। तो अगर आखिरी में b की पावर n है तो a की पावर 0 है, तो सम क्या है पावर का n होगा, ये बता। क्लियर सबको ये चीज? तो ये है बायनोमियल एक्सपांशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, एक्सपांशन को आपको पैटर्न अगर याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब वो a और b की जगह पे कुछ भी आ जाए तो उस हिसाब से चेंज होगा। अच्छा, वो भी स्पेशल केसेस भी बता दूं क्या? चलो ठीक है, स्पेशल केसेस भी अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी हमने किसका एक्सपांशन किया? अभी हमने a + b की पावर n का एक्सपांशन किया। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए, a - b की पावर n अगर हो जाए तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो, एक्सपांशन जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वो वाली टर्म नेगेटिव हो जाएंगी जहां पर b की पावर क्या है ऑड है। समझ में आ रहा है? मतलब b को आप किससे बदल दोगे? पहले +b था, वो किससे बदल जाएगा -b से। तो यहाँ -b की पावर 1। अगला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा nc2 a की पावर n-2 और -b की पावर क्या हो जाएगा वो 2। -b का स्क्वायर मतलब वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगला टर्म क्या हो जाएगा प्लस, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो पहली टर्म पॉजिटिव आएगी क्योंकि वहां b नहीं है, दूसरी टर्म नेगेटिव आएगी क्योंकि b की पावर ऑड है, अगली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह से एक्सपांशन होगा अगर बीच में माइनस है तो। समझ में आई ये चीज? तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चीज इसको जनरलाइज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, a - b की पावर n इज इक्वल्स टू nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n-1 b प्लस nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप उससे अच्छा याद रख लो, अगर बीच में माइनस है तो पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, अब एक और स्पेशल केस बताता हूं। अगर मान लो 1 + x की पावर n, अगर इसका एक्सपांशन करने बोल दिया जाए तो आप देखो ये जो जनरल फॉर्म है उसमें x की जगह, a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे 1 और b की जगह पे क्या आ जाएगा